इंडिया देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। चुनावों के परिणाम तो 3 राज्यों के सामने आ गए, उसके बाद तेलंगाना का भी परिणाम जो रहा वो हमने आपको बताया। आज मिजोरम में मतगणना जारी है और जो 4 राज्यों का हाल हुआ जिसमें 3 बीजेपी को मिली और 1 कांग्रेस को। के बाद राजस्थान फिलहाल क्या स्थिति है उसको लेकर बड़ी खबर हम आपको बताएं। राजस्थान में सीएम के नाम पर मंथन तेज हो गया है क्योंकि जीत बीजेपी की हुई। राजस्थान सीएम को लेकर दिल्ली में आज बैठक के बाद सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री की रेस में कई दावेदार शामिल हैं। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी के नाम पर चर्चा तेज है। सीपी जोशी और बाबा बालकनाथ योगी भी इसमें शामिल है। अर्जुन राम मेघवाल, सुनील बंसल सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान चुनाव में परिणाम बीजेपी के हक में, रिवाज बरकरार रहा और इस बार कांग्रेस के बाद से बीजेपी जीत गई। लेकिन इस बार बीजेपी जब जीती है तो चेहरा कौन होगा सीएम का, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई नाम चर्चाओं में जरूर है लेकिन नाम में से आखिर मोहर किस पर लगेगी वो देखना होगा। बाबा बालकनाथ योगी क्या सीएम बनेंगे या फिर कोई और सीएम होगा। वसुंधरा राजे ने बार बार विपक्ष कहकर ये जा रहा था कि उन्हें साइडलाइन कर रही है बीजेपी, इसका नुकसान बीजेपी को होगा, जीत हमारी होगी। तमाम बातों के बाद जब परिणाम आए तो जान आ रहे थे तो सबसे पहले जीत बिना के वसुंधरा राजे ने भारी मार्जिन के साथ किया था। दिया कुमार की माफ कीजिएगा, दिया कुमारी की अगर हम बात करें तो दिया कुमारी ने भी दूसरे नंबर पर जीत दर्ज की थी। भारी मतों के साथ दिया कुमारी ने जीत दर्ज की थी। अब इन दोनों नामों की चर्चा तेज है। हालांकि एक तरफ वसुंधरा राजे जो काफी एक्सपीरियंस्ड, काफी अनुभवी, और दूसरी तरफ दिया कुमारी जिनके नाम को लेकर कई लोगों का कहना है कि अभी अनुभव इतना नहीं है राजनीति का और इतना अभी जानती नहीं है वो, तो हो सकता है कि दिया कुमारी वो नाम ना हो जिस पर सीएम बनने की मोहर लगे। इसके अलावा सीपी जोशी, बाबा बालकनाथ भी रेस में शामिल हैं। तो राजस्थान में जीत गई है बीजेपी और बीजेपी के जीतने के बाद अब सीएम का चेहरा कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। क्योंकि कहा ही जाए कि जातीय समीकरणों को समझते हुए पहले ही चेहरे का ऐलान न करना ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी और बीजेपी क्योंकि इस स्ट्रेटेजी पर काम करती है इसलिए एक ऐसा चेहरा जो जिताऊ हो, जो टिकाऊ हो, जो भरोसेमंद हो और जिसके जरिए 2024 लोकसभा चुनाव में राजस्थान को साधने का काम बीजेपी आसानी से कर सके, ये काम भी उस चेहरे के भरोसे, उस बल पर हो सके। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ योगी, कई नामों की चर्चा, लेकिन भरोसा किस पर, आखिर कौन वो चेहरा होगा जो दिलाएगा बीजेपी को 2024 का ताज। लेकिन उससे पहले अर्जुन मेघवाल, सुनील बंसल, कई नाम आगे चल रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चला जुड़े जयपुर से। दीपक, राजस्थान जीत लिया बीजेपी ने, जो रिवाज था वो बरकरार रखा है जनता ने, ऐसे में अब सीएम चेहरा कौन होगा ये सवाल जब मतदान करने पहुंचे थे लोग तभी था, मतगणना हुई तभी कई लोगों से हमने ये सवाल पूछा कि अब सीएम कौन होगा। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, सीपी जोशी, बाबा बालकनाथ योगी सबसे चर्चाओं में रहा नाम और इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, सुनील बंसल, कई ऐसे नाम जो लगातार आगे चल रहे हैं। किस पर मोहर लगेगी, कौन होगा सीएम और किस तरह का वहां पर माहौल है? देखिए, बिल्कुल चुनौती की एक स्टेप जो भाजपा ने वो पार कर ली है, यानी कि चुनाव जो है वो जीत लिया है। अब दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि राजस्थान का सीएम कौन होगा। वसुंधरा राजे को क्या मौका दिया जाएगा या फिर जिस तरह से महिला आरक्षण लाया है उसके हिसाब से दिया कुमार को इस बार मौका दिया जाएगा। और सुनील बंसल बहुत महत्वपूर्ण है, भाजपा की राजनीति में बड़े रणनीतिकार है, हो सकता है सुनील बंसल को यहाँ मौका दिया जा सकता है। इस तरह से खबरें आ रही है कि ओम बिरला को भी यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चित योगी की तर्ज पर बाबा बालकनाथ भी हो सकते हैं। इसके अलावा मान सकते हैं कि एक नाम हो, यानी कि अश्विनी वैष्णव का नाम और चल रहा है। अब ये 5 नाम है जो चल रहे हैं। सीपी को हम नहीं बोलते, पटेल अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में किस तरह से शानदार भाजपा ने चुनाव जीता है तो उनका नाम भी जो है चर्चा में है। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़े लेकिन चुनाव वो जरूर लड़ सकते हैं, सीट खाली होती है और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सीपी का नाम भी चर्चा में है। ये लगभग 6 नाम है जो नाम काफी तेजी से चल रहा है। अब इसमें किस पर मंथन होगा, देखिए सोच समझ कर विचार करना होगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके फेस पर इस बार चुनाव नहीं लड़ा था, मोदी के फेस पर ही चुनाव लड़ा था और उसका नतीजा रहा कि क्लियर है, बहुमत को यहाँ पर मिल चुका है। तो कह सकते हो कि अभी उनके ऊपर ही है कि वो इसको यहाँ पर जो है फेस बनाएंगे। लेकिन अगर पहले से फेस बना दे तो हो सकता है कि सीटें थोड़ी ज्यादा आ सकती थी या और भी कम आ सकती थी। वो एक तरह से कहें कि गैम्बलिंग, जुआ हो सकता था। लेकिन अब जो है उन्होंने मोदी के फेस पर चुनाव लड़ा है तो अब उनके ऊपर है। हो सकता है कि आज बैठक होगी, बैठक के बाद जो है बुधवार तक ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा चुड़ीलाल मीणा का नाम नहीं भूलना चाहिए,
हो सकता है आपको डिप्टी सीएम बना सकते हैं। एसटी के बड़े नेता है, लगातार 5 साल में सक्रिय है, तमाम बड़े आंदोलन को वो लगातार उठाया है और जन तक पहुंचे हैं, तो उनको भी बड़ा इनाम जो है वो मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में एक सीएम या 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, या फिर एक सीएम और एक डिप्टी सीएम हो सकता है। इसमें महिला भी शामिल हो सकती है, एचएससी के जो वो डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चर्चाओं का विषय है, लेकिन ये पुख्ता सूत्र है न्यूज इंडिया की, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। अब देखना ये होगा दीपक, देखिए क्योंकि नाम कई हैं और इतने नामों के बीच सिर्फ एक को चुनाना बीजेपी के भी मुश्किल होगा, क्योंकि राजस्थान को जीतने के लिए हर एक बीजेपी कार्यकर्ता हो, नेता हो, प्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद तक हो उतार दिया गया था मैदान में। सभी ने कड़ी मेहनत की और जीत अब बीजेपी के हाथ में है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इस बार बीजेपी ने चुनाव जीता है, तो अब तक का जो राज रहा उस हिसाब से देखा जाए तभी बार चुनाव में कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो ये रिवाज है ये बरकरार न रहे, इसे तोड़ दिया जाए। और जिस तरह मध्य प्रदेश में 4 बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता है, ठीक इसी इतिहास को बनाने के लिए और उसे आगे बरकरार रखने की पूरी कोशिश राजस्थान में अब रहेगी बीजेपी की। किसी भी कोशिश में कांग्रेस के हाथ में अब ये सीट जाने नहीं देगी बीजेपी। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरह से भाजपा जीती है, क्योंकि अब आगे 2 स्टेप बनने वाले हैं। पहला तो लोकसभा चुनाव और दूसरा 5 साल बाद जब चुनाव होंगे, अब वो नहीं आएंगे बार-बार ये ट्रेंड ले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, वो उनकी उम्र का पड़ाव भी देखना पड़ा है। तो कांग्रेस को अब राजस्थान में कौन चलाएगा, बड़ा सवाल ही है। इसके अलावा अब आगे की राजनीति भाजपा में कौन करेगा, कौन को सीएम फेस होगा, जो लगातार जो है जीत दर्ज करवाए, जनता में अच्छी पकड़ हो और ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को संभाल के तमाम योजनाएं जनता तक वो पहुंचा सके। तो भाजपा एक कैसे फेस ढूंढ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब सचिन पायलट और गहलोत की जब मुख्यमंत्री पद पर जो है दावेदारी हुई थी, दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई थी, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे। लेकिन भाजपा में ऐसी नहीं होने वाला। भाजपा पार्टी एकदम डिसिप्लिन वाली पार्टी है। मुझे लगता है सूत्र बता रहे कि अमित शाह नड्डा ने जो नाम है वो लगभग जो है फाइनल कर लिया है। खाली नेताओं को एक बार सूचना दी जाएगी, इनको बताया नहीं जाएगा, इनको सूचना दी जाएगी कि ये आपका जो है वो सीएम होने वाला है और उसका कोई विरोध यहाँ पर नहीं होने वाला है। बस वो रणनीति इस बात बना रहे हैं, जातिकरण समीकरण को देखा जाए और इसके अलावा लोकसभा चुनाव वाले समीकरण को देखा जाए, तो तमाम बातों को समीकरण में बैठाया बाबा बालानाथ योगी, ये नाम काफी चर्चाओं में है। हर एक अखबार में इस नाम का जिक्र है, हर टेलीविजन स्क्रीन पर बाबा बालानाथ योगी के नाम का जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि यूपी के तर्ज पर राजस्थान में कहीं योगी सरकार नहीं बन जाएगी। देखिए अखबार क्या, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मुझसे भी यही सवाल होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ भी, फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम, कहीं पर वहां पर राजस्थान में बाबा इस तरह का ट्वीट जो है वो एक्स जो है वो लगातार चलता रहता है। तो क्या कि बाबा बालानाथ की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है। जिस तरह से उन्होंने वो पहले सांसद रहे, उसके बाद अब उन्होंने चुनाव जीता है और लगातार चुनाव जीत रहे हैं वो। बिल्कुल, जब उनको मौका दिया भाजपा ने, जब उन्हें मौका दिया तब वो चुनाव जीते हैं। और एक तरह से योगी की छवि उनकी के दोनों ही एक ही पीठ से आते हैं। योगी आदित्यनाथ के पास जो आए थे चुनाव प्रचार के लिए, और वैसे ही वो बोलते हैं कि मेरे इलाके जितने भी बदमाश है वो फरार हो जाए, क्योंकि उनकी खैर नहीं है। और बुलडोजर बाबू उनको राजस्थान में जानते हैं। राजस्थान की डिमांड, राजस्थान की जनता की डिमांड भी यही है कि योगी की तर्ज पर, क्योंकि योगी ने जिस तरह से कामकाज किया है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से यूपी में सुधार के रख दिया है, तो वही लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत यहाँ पर राजस्थान में भी है। राजस्थान में जिस तरह से घटनाएं घटती है वो राजस्थान शर्मसार करती है। ऐसी खबरें पढ़ने देखने में मुझे हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब ऐसा सीएम बाबा बालानाथ की मांग उठी है, लेकिन फाइनल तो चाहे तो मोदी, अमित शाह। दीपक, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप वहां रहते हैं, तो आप बेहतर शायद समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की स्थिति है और आखिर ऐसा क्या हुआ। मैं भी समझना चाहूंगी, क्या वो मुद्दे रहे या कौन सी ऐसी कोशिश रही जो कांग्रेस नहीं कर पाई खुद को दोहराने के लिए, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कौन से वो मुद्दे रहे? क्योंकि चिरंजीवी योजना की बात करें, हेल्थ कार्ड बनाए गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हेल्थ कार्ड बनाए गए, 2000 यूनिट बिजली मुफ्त किसानों को दी गई, 200 यूनिट मुफ्त बिजली घर में दी गई, महिलाओं को गैस सिलेंडर जो कि केंद्र सरकार की तरफ से इतने महंगे दाम पर महंगाई का त्राहिमाम जनता करती है, उस बीच राजस्थान अकेला ऐसा राज्य रहा जहां पर सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर महिलाओं को उपलब्ध कराए गए, महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए। न जाने कितनी योजनाएं, कितनी ही सुविधाएं लोगों को दी गई ताकि सरकार रिपीट हो सके। बावजूद इसके परिवर्तन, क्या रिवाज का प्रभाव पड़ा या फिर मुफ्त खोरी से जनता परेशान हो गई थी? जनता चाहती थी कि महिलाओं की सुरक्षा पर भी काम हो, पेपर लीक मामले पर भी काम हो। क्या कारण है? बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊं तो मुझे पहले तो कोरोना में समय निकल गया। जैसे कोरोना समय निकला तो सचिन पायलट और गहलोत आपस में इतना लड़ते रहे कि 2 से कब 4 साल हो गए पता नहीं चला। जब 1 साल बचा तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, पूर्व मुख्यमंत्री कहूंगा, उनको याद आया कि अब राजस्थान जो इलेक्शन आने, तो उन्होंने 1 साल में लगातार ये जितने भी कामकाज है वो किए। अगर वो 5 साल से सके होते तो शायद ये नतीजा नहीं होता। इसके अलावा राजस्थान में जो चुनाव है वो सीधे तौर पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मोदी के नाम पर जो चुनाव है वो यहाँ पर जीत रहा है भाजपा ने भी यहाँ पर ज्यादा कोई मेहनत नहीं की, लेकिन मोदी का नाम ही ब्रांड है, मोदी का नाम ही गारंटी है, कहावत है ना, तो उसी से ही ये। इसके अलावा यहाँ पर जो है मंत्रियों ने, कांग्रेस मंत्रियों ने कहा रेप के मामले में कि है मर्दों का प्रदेश है, तो ये बयान जो है कहीं ना कहीं देखिए। और वैसे भी मोदी ने कल भी अपने संबोधन कहा है कि मोदी है मतलब काम की गारंटी, और इसी गारंटी पर लोगों ने भरोसा जताया। कहीं ना कहीं बागी और अंतर है कांग्रेस को डूबी। अब बने रहिए हमारे साथ।
अगली खबर का बीजेपी नेता सतीश पुनिया का बड़ा ऐलान, आमेर की जनता को नहीं दे पाएंगे वक्त। आमेर सीट से हार के बाद किया ऐलान, सोशल मीडिया पर पुनिया ने किया ऐलान, कार्यकर्ताओं को सेवा और समय नहीं दे पाऊंगा। पार्टी नृत्य से भी पुनिया का घर पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत शर्मा को दी जीत की बधाई। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पुनिया ने ऐलान कर दिया, उन्होंने सब कहा कि अब वक्त नहीं दे पाऊंगा, पार्टी नियुक्ति की तैयारी करे। बीजेपी नेता सतीश पुनिया का बड़ा ऐलान, आमेर की जनता को नहीं दे पाएंगे वक्त। आमेर सीट से हार के बाद किया। देखिए बहुत बड़ी बात है कि पार्टी जीत गई, लेकिन यहां पर जब यहाँ हारे तो उन्होंने कहा वक्त नहीं दे पाऊंगा। तो हमारे संवाददाता दीपक का रुख करते हैं। दीपक, साफ तौर पर आमेर सीट से हार के बाद जो ऐलान हुआ कि अब समय नहीं दे पाऊंगा, सतीश पुनिया ने कह दिया, और साथ ही कह दिया कि पार्टी अब इस सीट पर किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढ ले। किस ओर इशारा है? देखिए बिल्कुल राजस्थान की राजनीति में इस बार बड़े बड़े जो धुरंधर है, जो बड़ी बड़ी बात करते थे, वो पूरी तरह से धराशायी रह गए। सतीश पुनिया एक चौंकाने वाला नाम है। पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पूरे राजस्थान में भाजपा को मजबूत किया, उप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और आमेर की जनता से लगातार सक्रिय, लगातार विकास कर रहे हैं, वो करते रहे हैं। तो ये जब चुनाव हार गए, प्रशांत शर्मा चुनाव जीत गए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये अब बड़ा ऐलान कर दिया है कि थोड़े टाइम के लिए राजनीति से देख लेंगे, अपने परिवार को समय देंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आमेर से, इन्होंने इशारा किया कि आमेर से मैं चुनाव है वो नहीं लड़ूंगा। ऐसी खबरें भी आ रही कि आमेर से ये अपनी सीट बदलना चाहते थे और संभव थी या तो संगने या झुटवा की तरफ आना चाहते थे, तो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते आमेर से, लेकिन इनको टिकट जो है, मौका जो है आमेर से ही मिला, फिर इन्होंने आमेर से ही चुनाव लड़ा। क्या ये कहा जाए कि ये हार का गुस्सा है या फिर पार्टी से नाराजगी है कि अगर आप सीट नहीं बदलते हैं मेरी अब आगे बार, तो आप ये भूल जाइए कि मैं बीजेपी के साथ रहूंगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर सतीश पुनिया एक बड़े नेता है और जाट समाज से आते हैं और जाट समाज बड़ी तादाद में जो है भाजपा को वोट देते हैं और ये जाहिर है कि ये अपनी सीट बदलना चाहते और शायद इनको मौका नहीं मिला। सीट अगर बदली जाती, आज नतीजे कुछ और होते, हो सकते विधायक होते और विधायक होते तो इनको जो रिजल्ट में शायद इनको पद भी मिल सकता था, लेकिन नतीजे ही कुछ और है। जो सोचा जाता है वो होता नहीं है, राजनीति में दिखता है वो होता नहीं, तो होता दिखता नहीं। वो वाली जो है वो सिद्ध हो चुकी है। सतीश पुनिया आमेर से चुनाव हार चुके हैं। न सिर्फ सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ जो कि नेता प्रतिपक्ष है, दोनों बड़े पद है, वो भी यहाँ पर चुनाव हार चुके हैं। स्पीकर कांग्रेस के स्पीकर सीपी जोशी वो चुनाव हार चुके हैं। अच्छा दीपक, देखिए क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हमने जिक्र किया कि इस बार चुनावी मैदान में बीजेपी नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे थे। लोगों को मालूम था कि बीजेपी को मोदी जी को वोट देना है, तो आखिर आमेर सीट पर मोदी जी का प्रभाव क्यों नहीं पड़ पाया? वहां पर सतीश पुनिया को हार क्यों मिली, क्या कारण रहेंगे? देखिए आमेर सीट पे तो योगी आदित्यनाथ भी आए थे, उन्होंने रोड शो भी किया और कई सारे केंद्रीय मंत्री भी आए थे आमेर में सतीश पुनिया के पक्ष में। योगी जब आए थे तब दुनिया भर की भीड़ जो है वहां पर इकट्ठा हुई, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो है जनता को सतीश पुनिया समझ नहीं आए, या कहीं स्थानीय जनता ने सतीश पुनिया को पूरी तरह से नकार दिया है। मैं खुद जो है सतीश पुनिया को नजदीकी से कवर करता हूँ। वो हमेशा आमेर की जो जनता है उसके लिए कभी रोड का कार्य कर रहे हैं, कभी सौंदर्यीकरण का काम कर रहे हैं और तमाम वो काम है वो लगातार करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाले नेता है कि 5 साल में वो भूले जनता को और अचानक से जाते हैं। सतीश पुनिया सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, लगातार। ठीक है दीपक, आपकी आवाज फिलहाल नहीं आ पा रही है, लेकिन जो जानकारी है वो हम अपने दर्शकों को दे दें कि सतीश पुनिया तमाम काम करने के बावजूद भी हार गए और उन्होंने पार्टी से आग्रह किया है कि उन्हें अब इस पार्टी में नहीं रहना है। वो चाहते हैं कि पार्टी अब किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को ढूंढ ले जो आमेर सीट पर बीजेपी को जीत दिला पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के दीपक। तो आमेर सीट से हारने के बाद उनकी नाराजगी साफ देखने को मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो अपना वक्त नहीं ले पाएंगे और उन्होंने साथ ही जीते हुए प्रत्याशी को बधाई दी। तो करते अगली खबर का, दिल्ली के हनुमान मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिन्होंने पूजा अर्चना की, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। जी हाँ, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर, जो प्राचीन हनुमान मंदिर, वहां जाकर पूजा अर्चना की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद पूजा अर्चना की तस्वीरें आपके सामने, परिवार के साथ जेपी नड्डा दिए जलाते, खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं, मानो कल जीत के बाद दिवाली हो और दिवाली मनाते नजर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये खुशी, ये उत्साह इसलिए क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया इस बार, जिसकी कृपा मांगी थी ईश्वर से वो कृपा भी मिल गई और 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। मध्य प्रदेश तो पहले से ही बीजेपी की सरकार थी, वहां भी जीत गए। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को हराते हुए बीजेपी बढ़त बनाती नजर आई और वहां पर भी जीते। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ काफी मुश्किल लग रहा था। देखिए कांग्रेस में तो फिर भी अनुमान था कि शायद रिवाज जो है वो फिर दोहराया जाएगा, फिर परिवर्तन होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की उम्मीद हमने या आपने शायद ना की हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया था, सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ था, राज्य का ताबड़तोड़ विकास हुआ था। बावजूद इसके कांग्रेस को मिली हार से निराश कांग्रेस, लेकिन बीजेपी को खुशी
क्योंकि 15 साल से चले आ रहे रथ को जब रमन सिंह को हराने के बाद भूपेश बघेल ने वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाई थी, तो मानो उसी दिन बीजेपी ने ठान लिया हो कि 15 साल का वो जो राज था, वो जो विजय रथ था, एक बार फिर उसे चलाना है। और इसी 5 साल के अंतराल में बीजेपी ने हर उस मुद्दे पर काम किया जिसके जरिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना गढ़ बना सके। तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ तो नजर आ रहे हैं, जहां वो दिए जला नजर आ रहे हैं। उन्होंने हो सका कि कोई मनोकामना मांगे, इस अंदर में लड्डू चढ़ाए उन्होंने प्रभु के सामने, और लड्डू चढ़ाने के साथ ही उन्होंने हाथ जोड़े, खुशियां मनाई। बीजेपी कार्यकर्ता हो, नेता हो, प्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, इस बार सभी ने अपनी जान फूंक दी थी, मेहनत जमकर की गई थी। 2024 से पहले ये सेमीफाइनल हो ना हो, लेकिन एक प्रयोग जरूर था ये देखने के लिए कि मोदी के नाम का दम भरने वाली बीजेपी की बात में आखिर कितना दम है। क्या अभी बीजेपी के पास जो मोदी का चेहरा है, और क्या अभी मोदी नाम में दम बचा है या नहीं, ये देखने के लिए बीजेपी का एक प्रयोग था, जिसमें न जाने कितने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, सांसदों को इस बार चुनावी प्रचार के लिए उतारा गया, चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया, और इस बार मेहनत जमकर बीजेपी ने की हर उस हरे राज्य को जीतने के लिए जहां बीजेपी जीतना ही चाहती थी। हालांकि तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जरूर बनी है। मिजोरम में अगर हम बात करें तो मिजोरम में आज 40 सीटों पर गणना जारी है, और वहां पर ZPM MNF से बढ़त बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी कांग्रेस भी लगातार बनी हुई है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो जो सीट पहले बीजेपी के पास 0 थी, वो सीट देखिए आपके चलिए स्क्रीन पर है, 2 पर आ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं मेहनत का प्रभाव तो मिजोरम में भी पड़ा है, और इसीलिए बीजेपी के खाते में पहले सीटें नहीं थी, अब वहां सीट जाती नजर आ रही है। लगातार बढ़त बरकरार है यहाँ पर, और MNF हो, ZPM हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मेहनत ताबड़तोड़ की गई। ताबड़तोड़ मेहनत के बीच 3 राज्यों के परिणाम आपको कल बताया गया, जिसमें बीजेपी थी। तो देखिए बीजेपी खुशियों के साथ ही लोगों बीच लड्डू लेकर भी पहुंच गया। साथ ही मोदी जी ने खुद ये कहा है कि वादों की गारंटी बीजेपी का दिखाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।